Hello students, a very chill morning to everyone. As you know very well, our school is conducting these classes only for your bright future and to enhance your knowledge so that you crack any competitive exam like Sainik School, NTSC, military, many more. So students, we will start our today's class that is about cursive writing and today's thought. Let's start. Today's thought is what you think of yourself matters much more than what others think of you. Full stop, commas close. Now we will start our cursive writing. It is the thought. It means in Hindi, what you think of yourself matters much more than what others think of you. इसका मतलब है आप क्या सोचते हो अपने बारे में ज़्यादा मायने रखता है इससे कि दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में. एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर कर्सिव राइटिंग. वंस अपॉन a time comma there lived a very lazy king full stop. He spent days and weeks in his bed, comma, either eating something or sleeping full stop. People started
to worry about the king, comma, as he was. So students, please write a cursive writing page, and thank you. Have a nice day. Student, let's start our today's topic, that is water cycle. This video is for the class 1 to 5. ओके स्टूडेंट, सो हम आज वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर किस तरीके से रोटेट हो करके बैक टू द अर्थ सरफेस तक आता है। स्टूडेंट देखिए, ये है हमारा सन, दिस इज अवर सन। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द ग्राउंड वाटर गेट हीटेड और इवापोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। स्टूडेंट, दिस इज अवर ग्राउंड वाटर, ये हमारा पानी है जो हम रिवर्स, सीज, ओशंस, लेक्स यहाँ पर देखते हैं। ये हीट की सन की हीट से गर्म होकर के इवापोरेट होकर के हमारा एटमॉस्फेयर में जाता है। ओके स्टूडेंट, व्हेन वाटर गेट हीटेड फ्रॉम द हीट, दिस वी कॉल and it turns into the water vapor. This process we call evaporation. उसे हम स्टूडेंट इवापोरेशन बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ओके स्टूडेंट, नाउ ये इवापोरेट होकर के वाटर वेपर की फॉर्म में, यू कैन सी दैट स्टूडेंट दिस इज अवर वाटर वेपर। व्हेन lots and lots of water vapor get combined, they form the clouds. क्या बनते हैं वो, clouds. When the clouds get हैवियर, जब हमारे क्लाउड्स हैवी होने लगते हैं ड्यू टू द कंडेंस, मीन्स ठंडे होते हैं। व्हेन अवर क्लाउड्स गेट कूल डाउन, जब क्लाउड्स ठंडे हो जाते हैं, एंड दे फॉर्म रेन, वो क्या, बारिश बनाते हैं। तो उस तरीके से जो हमारा वाटर वेपर है जब धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, दिस प्रोसेस वी कॉल स्टूडेंट कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। आफ्टर दैट व्हेन clouds get so much heavier, they put their rain, वो रेन की फॉर्म में नीचे अर्थ पे आते हैं। एंड ओके स्टूडेंट, ये देख सकते हैं आप, रेन ड्रॉप, व्हेन वाटर वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू बैक टू द वाटर, जब वाटर वेपर, अब क्लाउड्स क्या थे हमारे, वाटर वेपर थे, ये बैक कन्वर्ट हो गए दोबारा से वाटर की फॉर्म में, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। दिस प्रोसेस वी कॉल द प्रिसिपिटेशन स्टूडेंट, ये हमारा प्रिसिपिटेशन स्टूडेंट प्रोसेस था। ओके, व्हेन रेन ड्रॉप्स फॉल्स डाउन इनटू द सीज, रिवर्स, ओशियंस। ओके, तो ये देखिए बैक किस में कन्वर्ट हो गया, फिर से वाटर वेपर में से वाटर में कन्वर्ट हो गया। ये रेन की छोटी छोटी बूंदें नीचे आ रही हैं और ये वापस से हमारा ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं फिर से। और स्लोली स्टूडेंट देखिए, एक प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको इनफिल्ट्रेशन बताया है। इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट, इन दिस प्रोसेस व्हेन water on the surface of the land get filtered back to the ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल, जब हमारा जो वाटर सरफेस पर पड़ा होता है वो धीरे धीरे फिल्टर्ड होकर के बैक टू द नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है, मीन्स वाटर टेबल तक। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट, दिस प्रोसेस इज इनफिल्ट्रेशन, ये इनफिल्टर्ड हो गया वाटर। ओके स्टूडेंट, आई हैव मेंशन हियर अ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। स्टूडेंट, व्हेन यू विल came in above classes or senior classes, then you came to know that transpiration process also, you will study a lot about it। transpiration process में student when जो trees होते हैं हमारे, जो plants होते हैं, वो वाटर लेते हैं रूट से अपने अंदर तक, लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है by the process of photosynthesis, and when the excess amount of water get evaporated from them, this process is transpiration। जब उनकी लीव्स में से एक्सेस पानी, जब जो ज़्यादा पानी हो जाता है उनके पास, वो
लॉट अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है. दिस प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशन स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, नाउ आई हैव मेंशन हियर स्नोज. स्नो के बारे में बताया. देखिए स्नो क्या होता है स्टूडेंट, जो वाटर ऊपर से गिरता है स्लोली स्लोली, बिकॉज हिमालयज़ में माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये फ्रॉस्ट हो जाते हैं, जम जाते हैं, स्नो की फॉर्म में बन जाते हैं. एंड देन दिस स्नो व्हेन मेल्ट्स डाउन, ये भी मेल्ट होकर के स्लोली स्लोली रिवर के वाटर के फॉर्म में ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाते हैं स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल enjoy this video and you will got a lot thing from this. Okay student, I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. You will share it, you will read from it. Okay, have a good day student. Good morning students. Today I will start your SST classes online. Dear students, as you also know, our school has started special coaching classes for NDA, Navodaya school, Sainik school and for various competitive exams. So dear students, whatever I will teach you, that will become in your competitive exam. So listen carefully and understand. Let's start. डियर स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. यानी कि इंडिया के जो राजनीतिक डिविजन्स किए हुए हैं, जो राजनीतिक बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, उनके बारे में आज हम रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री इन टर्म ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन. जो इंडिया है वो एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से एक बहुत बड़ी कंट्री है. यानी कि जो एरिया के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड में 7th नंबर पर है और पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है. तो दोनों ही जो एरिया है इनके अंदर दोनों टर्म्स में इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है इंडिया के अंदर, कौन सी गवर्नमेंट है, उसके बारे में हम आज बताएंगे आपको. वी हैव ए यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर दैट फॉर्म्स द लॉज एंड रूल्स फॉर द होल नेशन. यानी कि जो इंडिया है इसके अंदर यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, है किसके अंदर, केंद्र के अंदर, जो पूरे देश के लिए, होल नेशन के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए नियम और कानून का निर्माण करती है, लॉ और रूल्स बनाती है. हु इज़ द हेड ऑफ द कंट्री. यानी कि कंट्री का हेड कौन है, इंडिया जो कंट्री है उसका हेड कौन है. द प्रेजिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेजिडेंट. हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया का प्रेजिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट में. श्री रामनाथ कोविंद इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. जो श्री रामनाथ कोविंद है वो इंडिया के करंट प्रेजिडेंट है और 14th प्रेजिडेंट भी है. यानी कि 14वें प्रेजिडेंट कौन है, श्री रामनाथ कोविंद, और हाल ही में भी वही हैं. द स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो क्यों बांटे गए हैं, क्यों उनका डिविजन्स किया गया है. देर आर 28 स्टेट इन इंडिया. इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं. इंडिया के जो स्टेट्स का डिविजन्स क्यों किया गया है, क्योंकि इंडिया तो एक ही कंट्री है, उसके अंदर यूनियन और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी कार्य किया जा सकता है, लेकिन उसको स्टेट्स में डिवाइड क्यों किया गया है. It is difficult for the central government to look after a law or orders in each part of country. यानी कि ये मुश्किल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि वो पूरी कंट्री के अंदर रूल और जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं उनको देख सके. ये मुश्किल कार्य होता है. इसीलिए देयरफॉर इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरिया. इसीलिए इंडिया को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया हुआ है और उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं. यानी कि ये मुश्किल होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया के अंदर अपने जो नियम्स हैं, रूल्स हैं, उनको लागू कर सके और उनको देख सके. इसके लिए जो इंडिया है उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया गया है, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं. अब इंडिया के अंदर स्टेट्स कितने हैं, देर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर 28 स्टेट हैं. एवरी स्टेट
ऑल्सो हैज़ इट्स ओन कैपिटल, यानी कि हर स्टेट की खुद की एक कैपिटल होती है, खुद की राजधानी होती है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट, और हर स्टेट के पास उसकी खुद की एक गवर्नमेंट होती है। स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। बेटा आज मैं आपको स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सेकंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। थर्ड है आसाम। आसाम कैपिटल दिसपुर। फोर्थ है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। फिफ्थ चंडीगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। सिक्स्थ है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। सेवन्थ है गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। एट्थ है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। नाइन्थ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। टेंथ है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। 11th है कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। 12th है केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। 13th है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। 14th है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। 15th है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। 16th है मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। 17th है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। 18th है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। 19th है ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। 20th है पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और हमने पहले भी बताया हरियाणा की भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। 21 है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। 22 है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। 23 है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। 24 है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हमने स्टार्टिंग में बताया था आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी क्या है? हैदराबाद। 28 है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। 25 है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। 26 है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। 27 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और 28 है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेट्स एंड इनकी जो कैपिटल्स है उनको आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। इससे आगे जब हम रीड करवाएंगे तो आपको स्टेट और कैपिटल्स मैप में फिल करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। Friends, a very good morning to all of you. I am Simran ma'am, your English teacher, student from today. I will prepare for the Sainik School Navodaya and Military School NDTC for other competitive exams, and I will be surely this syllabus will come in your competitive exam. So don't miss this class. Today I am going to teach you our third topic of tense, present continuous tense. Our topic of the present continuous tense. Present continuous tense क्या होते हैं? पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, फर्स्टली वी विल डिस्कस्ड अबाउट द डू एंड डज यूजेस इन विच काइंड्स ऑफ पर्सन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले तो हम पिछले क्लास में डू डज के बारे में नहीं बताया था कि डू डज किसके साथ यूज होता है। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू किसके साथ यूज होता है? डू यूज्ड विद आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल पर्सन्स। ठीक है, प्लूरल पर्सन्स के साथ हमारा डू यूज होगा। और डज यूज किसके साथ होगा? डज यूज विद ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर पर्सन। क्लियर है? एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? रहा है, रहे हैं, रही है। ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन होगी। ऐसे हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इसमें इज एम आर, और इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इसमें यूज होती है। फिर है इज यूज्ड विद ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर पर्सन। इज यूज किया जाता है सिंगुलर पर्सन के साथ और ही, सी, इट के साथ। एम यूज्ड विद ओनली आई। आई के साथ हम ओनली आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, बाकी किसी के साथ एम का यूज़ नहीं होता। आर यूज्ड विद यू, वी, दे एंड एनी प्लूरल पर्सन। एंड एनी
प्लूरल पर्सन। क्लियर है? फिर है वर्ब की कौन सी हो जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारी यूज़ होती है इसमें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। पहला है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल होगा बिल्कुल। एग्जाम्पल देखो, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन। तो आई क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट हो गया, और आई के साथ हमेशा बताता, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब एम हो गई, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इन द गार्डन हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे मेक होंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी ये, प्लस नोट लग जाएगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी ऐसा ही रहेगा। लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, सबको ही पता है, और कैपिटल लेटर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, वी आर नॉट गोइंग टू द स्कूल टुडे। आज हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो देखो सब्जेक्ट भी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव हो गया, नेगेटिव बना दिया सेंटेंस को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और टू स्कूल टुडे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे मेक होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, इज़ ही प्लेइंग इन द गार्डन। क्या वो गार्डन में खेल रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारी किससे पहले लग जाती है? हमारे सब्जेक्ट से पहले लग जाती है, और बाकी सब कुछ क्या होता है? सेम होता है, और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप यू विल एंजॉय दिस क्लास एंड थैंक यू। There's not much to do when all I Good morning students, how are you? I hope you all good and fine at your home and doing preparation for your competitive exam. I Bala Yadav, your math teacher in MLP International School, Rajpura. Welcome to our YouTube channel. Okay, let's we start our reasoning classes and our topic is fraction. Now we start our classes. And our first question is, which of the following figure represent the correct shaded part is? इसमें हमारे पास फिगर गिवन है, कौन सी फ्रैक्शन ठीक है पिक्चर के अकॉर्डिंग, ये हमने चेक करना है। एंड अवर फर्स्ट ऑप्शन इज, हमारे पास एक ट्रायंगल बनी है और इसके 4 पार्ट के हुए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो नीचे फोर्थ है, ठीक है, पर इसमें कलर 2 पार्ट में क्या हुआ, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसलिए ये पिक्चर रॉन्ग है। सेकेंड इज, इसमें हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट है, 1 और 3 लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर हमारे पास सर्कल के पार्ट किए हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग है। ये हमारे पास एक पिक्चर बनी है, इसमें 2 पार्ट ही है, 1 और 2, 1 में कलर किया हुआ है, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई। टोटल पार्ट कितने हमारे पास 2, कितने में कलर है 1, तो 1/2 इज राइट, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। Question number 2 is, if Sonia bought 6 shirts each for ₹200, अगर सोनिया 6 शर्ट खरीदती है और प्रत्येक की कॉस्ट है 200 रुपीज, हाउ मच सी हैज टू पे इन इंक्लूडिंग द ऑफर, तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो एक शर्ट की कॉस्ट है 200, तो 6 की कितनी होगी 1200 रुपीज, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स शोन बिलो इज, जो हमारे पास कॉइन दिखाए गए हैं उनकी वैल्यू टोटल कितनी होगी। तो देखिए बेटा, हमारे पास टोटल काउंट करते हैं, 1 रुपीज का कॉइन, 1 रुपीज कॉइन एंड 1, तो टोटल 3 हो गए, और 50 और 50 100, क्योंकि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100, तो 1, 2, 3 एंड एक 4। अब 25 की 4 कॉइन है, 1, 2, 3 एंड 4, तो 25 के 4 कॉइन होंगे तब 1 रुपीज बन जाएगा, तो टोटल कितने रुपीज हो गए ये 5, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ दिस फिगर इज ए पेंटागन। पेंटागन के लिए जरूरी है उसमें 5 साइड हो, तो हमें देखना है इसमें कितनी साइड है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये भी पेंटागन नहीं है, ये भी पेंटागन नहीं है। अब इसमें काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसमें कितने हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज सर्कल। ये हमारे पास एक फिगर बनी है, पहले ये बनी हुई एक ट्रायंगल शेप, जैसे P लिखा हुआ है ये एक ट्रायंगल है, जिसके अंदर Q लिखा है ये हमारे पास एक स्क्वायर है, जिसमें R लिखा है ये हमारे पास क्या है सर्कल, और ये जो एक जिगजैग बने हुए हैं ये है S। तो हमें किसकी शेप पता करना है सर्कल, तो सर्कल की शेप क्या है R, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल हैव। एक आइसोस्केल ट्रायंगल होती है, उसकी कितनी साइड होती है, इक्वल होती है नहीं होती। देखो बेटा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती है 3, और आइसोस्केल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। आइसोस्केल में 2 साइड्स इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, और स्केलर में एक भी साइड इक्वल नहीं होती। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द फिगर। ये हमारे पास फिगर गिवन है, इसमें कितनी ट्रायंगल बनी हुई है। ओके लेट्स स्टार्ट 1, मैं इसमें राइट करती हूँ 1 2 3 एंड 4, और एक ये जो बिग बनी हुई है ये टोटल 5 के बाद हमारे पास है बीच में ये 6। अब यहाँ पर करते हैं 7 8 9 10, और एक ये बिग हो गई 11, फिर हमारे पास 12 13 14 15, और ये हो गए हमारे पास 16, और एक सबको मिला के हो गई 17। तो टोटल फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में राइट करना है और इनको रिवाइज करना है। थैंक यू। Good morning students. This is Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School Rajpura. As you all know, our school running special online coaching classes nowadays. Students, GK is a very important subject which overlap all our basic subjects such as science, math, SS, etc. Our all competitive exams are totally based on GK questions and current affairs. So we focused on GK subject. Students, our today's thought is all those successful people out there were not born successful. They had struggled like hell. Students, it means इसका मतलब है आज जो कोई भी व्यक्ति सफल है वो सफलता की पूंजी के साथ जन्म नहीं लेता, अपितु वह अपनी मेहनत और कड़ी लगन के साथ सफलता प्राप्त करता है। स्टूडेंट्स, अगर आप भी मेहनत और सफलता के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे और अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। लेट्स स्टार्ट। In previous class, we learned our national symbols. Today we proceed this topic. We have done our 4 national symbols in previous class. Today we start from 5th number. Let's start. Our 5th national symbol is our national bird. It is peacock. Our national bird is peacock. It is a colorful bird. Peacock is a symbol of holiness, guidance, protection and watchfulness. जो हमारा नेशनल बर्ड है वो पिकॉक है। पिकॉक एक कलरफुल बर्ड है, उसमें सारे कलर होते हैं। एक बर्ड पिकॉक ही है जिसमें सारे कलर पाए जाते हैं। उसकी पंखों में भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, नेक में, सब में, विंग्स में, सब में डिफरेंट कलर्स होते हैं। और वो किसका प्रतीक है? जो हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक, वो किसका प्रतीक है? होलीनेस का, गाइडेंस का, प्रोटेक्शन एंड वॉचफुलनेस का। आवर नेशनल बर्ड इज अडोप्टेड ऑन 1963। हमारे नेशनल बर्ड कब घोषित किया गया था? पिकॉक को नेशनल बर्ड कब घोषित किया गया था? 1963 में। नेक्स्ट वन इज national fruit. It is mango. Mango is our national fruit. The mango is one of the most important and widely cultivated fruit of the tropical world. जो मैंगो है वो हमारा नेशनल बर्ड है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे उगाया जाता है? ट्रॉपिकल वर्ल्ड में। It is a
fleshy fruit eaten ripe or used green for pickles। ये एक फ्लैशी फ्रूट होता है और ये जब पक जाता है उसके बाद ये खाया जाता है, और ग्रीन जो मैंगो होता है उसको हम अचार के लिए यूज़ करते हैं। आवर नेशनल फ्रूट मैंगो इज़ अडोप्टेड इन 1950। हमारा जो नेशनल फ्रूट है मैंगो, उसको नेशनल फ्रूट के रूप में कब घोषित किया गया था? 1950 में। देन 7th नेशनल सिंबल इज आवर नेशनल एम्बलम। हमारा नेशनल एम्बलम, द नेशनल एम्बलम हैज़ 4 लायंस एंड सिम्बोलाइज पावर, क्रेज एंड कॉन्फिडेंस। हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसमें 4 शेर होते हैं, 3 तो आपको फ्रंट में दिखाई देते हैं और एक शेर बैक में रहता है। वो हमें शो नहीं होता, प्लेन जो हमारे पिक्चर बनी होती है प्लेन पेज पे वो हमें शो नहीं होता। 4th वन हमें ओनली 3 ही दिखाई देते हैं। और ये किसके प्रतीक होते हैं? पावर, क्रेज और कॉन्फिडेंस के। जो ये लॉयंस बने होते हैं हमारे एम्बलम में, ये पावर, क्रेज और कॉन्फिडेंस के सिंबल होते हैं, इनको डिनोट करते हैं। बिलो द 4 लायंस देयर इज अ बुल विच रिप्रेजेंट हार्ड वर्क एंड स्टडी फास्टनेस। स्टूडेंट्स, जो हमारा एम्बलम होता है उसमें ऊपर की साइड 4 लॉयंस बने होते हैं और नीचे उसके नीचे एक बुल बना होता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हार्ड वर्क को और स्टेड फास्टनेस को। एलिफेंट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ। जो एलिफेंट होता है वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। लॉयन रिप्रेजेंट ब्रेवरी एंड द हॉर्स रिप्रेजेंट लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी। लॉयन होता है वो ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है, एलिफेंट स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और हॉर्स लॉयल्टी, स्पीड और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आवर नेशनल एम्बलम अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसको नेशनल सिंबल के रूप में कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950। स्टूडेंट्स, I hope you understand all the national symbols of our country. Thank you, students. Good morning, student. I hope you are very well and good at your home. Welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today I teach you some basic question of computer. Computer questions. First question is what is computer? First question is what is computer? Answer is a computer is an electronic machine that accept data as input, process the data that data using program and output the processed data as information. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मीन बिजली से चलने वाली मशीन है। डेट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, जो डाटा एक्सेप्ट करती है एज ए इनपुट। देन क्या होती है? प्रोसेस दी डाटा, वो डाटा प्रोसेस होता है यूजिंग प्रोग्रामिंग के लिए। एंड आउटपुट द प्रोसेस डाटा इन एज ए इंफॉर्मेशन। और क्या होता है? डाटा आउटपुट, प्रोसेस होने के बाद क्या होता है? डाटा आउटपुट एज ए इंफॉर्मेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट एनी 4 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज यूज। राइट एनी 4 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज यूज। किन्हीं 4 जगह हैं जहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है। स्कूल, कॉलेजेस, बैंक एंड हॉस्पिटल। स्कूल, कॉलेज, बैंक एंड हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होगी? C for common, C for common, O for operating, M for machine, P for particularly, U for used for, T for trading, E for education and R for research. R for research. Question number 4. Who is known as the father of computer and why? Who is known as father of computer? Father of computer कौन है और कैसे? Sir Charles Babbage is known as father of computer. Sir Charles Babbage is known as father of computer. He invented the computer in 1830. Father of computer कौन है? Charles Babbage.
और इन्वेंशन कब किया इसने? 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं कंप्यूटर के? कीबोर्ड, सीपीयू, माउस और मॉनिटर, पेन ड्राइव। कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, मॉनिटर और पेन ड्राइव। स्टूडेंट डूइंग ऑल क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज का हमारा सुविचार है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए सफलता एक दिन के प्रयास से नहीं मिल सकती, लेकिन अगर हम लगातार परिश्रम करें तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपना सुलेख लिखना शुरू करते हैं, जिसका विषय था मित्रता। मित्रता जीवन का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। वरदान है। सच्चा मित्र मिलना बहुत कठिन है। लेकिन यदि सच्चा मित्र मिल जाए तो वह अपने मित्र के जीवन को आसान बना देता है। वह अपने मित्र की हर मुश्किल में मदद करता है और उसे अच्छे बुरे की पहचान कराता है। तो बच्चों, आप सभी को भी सुलेख सुंदर राइटिंग में लिखना है, और तब तक के लिए थैंक यू। हिंदी अध्यापिका, राजपुरा स्कूल। हम आपको करवा रहे हैं विशेष कक्षाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, जैसे नवोदय विद्यालय एवं सैनिक स्कूल। ये हम आपके लिए 1 जुलाई से करवा रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट स्टडी मैटर लेकर आए हैं, और उसमें आपके व्याकरण संबंधित प्रश्न भी हैं, प्रेरणादायी कहानियाँ भी हैं, जो न केवल आपको सुनने में अच्छी लगेगी बल्कि आपको एक अच्छी सीख भी देती है। अच्छा सोचो अच्छा होगा, यानी पॉजिटिव सोचना चाहिए हमेशा।
तो हम आज की कहानी पढ़ते हैं। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अगले 10 साल पानी नहीं बरसेगा। किसने कहा? बादलों ने, कि अगले 10 साल तक पानी हम नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए कि अब पानी तो बरसेगा नहीं, अब इनका क्या काम है। लेकिन एक किसान अपने नियम अनुसार, यानी जो हमेशा नियम से जो काम करता था अभी डेली अपने खेत को संभालने का, तो वो अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर हल क्यों चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल चलाना न भूल जाऊं, इसलिए मैं हल चला रहा हूं। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना न भूल जाए। जब किसान ने कहा कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा अपना काम करना। तो बादल भी सोचते हैं कि जब ये किसान अपना काम करना भूल सकता है तो हो सकता है हम भी अपना काम करना भूल जाए, हम बरसना ही भूल जाएं। तो वो तुरंत बरसने लगे और किसान की मेहनत जीत गई। किसान ने मेहनत की थी, अपने नियमानुसार वो हल चला रहा था, तो जो उसकी मेहनत थी वो रंग लाई। और जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था वो हाथ मलते रह गए। जो लगे रहे भले ही परिस्थितियाँ अभी हमारे विपरीत है, लेकिन आने वाला समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। जब भी कभी समय विपरीत होता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा ये ऐसा ही रहने वाला है। आने वाला समय हमारे लिए अच्छा होगा, ये सोचकर हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि किसान ने किया, अपना नियम था जो हल चलाने का, वो नहीं छोड़ा और आखिर में उसकी जीत हुई। अब मोरल ऑफ द स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? देखो, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। विपरीत परिस्थितियों में, यानी जो परिस्थिति बिल्कुल हमारे विपरीत होती है, खिलाफ होती है, उन परिस्थितियों में भी हम अपना काम करना नहीं छोड़ते, अपना नियम नहीं छोड़ते, तो कामयाबी हमेशा ऐसे लोगों को ही मिलती है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छा थॉट है ये, कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। यानी मेहनत करने वाला कभी भी हार नहीं सकता, वो कभी असफल नहीं हो सकता। हमें परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो, लेकिन अपना काम, अपना नियम हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।